हाँ देखो जरा, आज हम लोग करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो देखो जरा, इसमें कुछ की पॉइंट्स होंगे, वो ध्यान देने होंगे हमें। अगर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, तो जैसे SO2 है, तो SO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है और ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड में, नॉन मेटल के ऑक्साइड में अगर आप वाटर डालोगे तो हमेशा उसका ऑक्सी एसिड बनेगा। तो ये +4 है, +4 का ऑक्सी एसिड क्या हो जाएगा? H2SO3। अब अगर N2O4 है, दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। अगर N2O4 एसिडिक ऑक्साइड है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो +4 का कोई एसिड नहीं होता है नाइट्रोजन का, इसलिए हमेशा याद रखना 3 और 5 वाला इक्वल मोल मिलेगा। 3 और 5 वाला क्या होगा? इक्वल मोल मिलेगा, 3 एंड 5 वाला। तो अगर कोई एसिडिक ऑक्साइड है, वो हो सकता है एनहाइड्राइड हो किसी एसिड का, जैसे अगर इसका एनहाइड्राइड पूछा जाए तो क्या होगा? SO2। और अगर पूछा जाए N2O4 किसका एनहाइड्राइड है, तो देखो +4 का कोई नाइट्रोजन का डायरेक्ट एसिड नहीं होता है, तो फिर बताना 3 एंड 5। Na2O, ये बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड को अगर वाटर में डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। ये एम्फोटेरिक है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये दोनों का काम कर सकता है, एसिड का भी काम कर सकता है और बेस का भी काम कर सकता है। और N2O आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, इसलिए नो रिएक्शन। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा कि आप लोग ने मेरे हीटिंग के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। हीटिंग इफेक्ट एंड एसिड बेस रिएक्शन, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये वीडियोस देख चुके होंगे, उसको मैं कंसीडर करके बता रहा हूँ। मैंने ये बताया था N2O5 इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, और न्यूट्रल ऑक्साइड में अगर पानी डालोगे तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई एसिड फॉर्म नहीं होगा, नो एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस है, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है तो उसका ऑक्सी एसिड, अगर कोई मिक्स्ड नॉन मेटल ऑक्साइड है तो उनके दोनों एसिड। जैसे इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं, जैसे Cl2O, इसको अगर वाटर में डालोगे तो ये +1 है, तो क्या आएगा? HClO, +1 का ऑक्सी एसिड। Cl2O3, इसको अगर पानी में डालोगे तो बनेगा HClO2, नाउ +3। अगर आप लोगे Cl2O5, इसको अगर वाटर में डालोगे तो बनेगा, नाउ दिस इज +5, तो बनेगा ClO3, दिस विल बी +5। Cl2O7, इसको अगर वाटर में डालोगे तो दिस विल फॉर्म HClO4 +7। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो P4O10 दिया हो, तो आप पानी अगर डालोगे तो दिस इज +5। अब +5 का एसिड क्या होता है? H3PO4। हो सकता है P4O6 हो, नाउ दिस इज +3, तो क्या होगा? H3PO3 +3 का एसिड। हो सकता है बेटा P4O8 गिवन हो। अब ये मिक्स्ड होगा क्योंकि +4 का कोई एसिड होता नहीं है, देन वी विल हैव H3PO4 प्लस H3PO3। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, P4O10 मतलब आपको क्या करना है? नॉन मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उनके करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बना देना है। ये बहुत ही सिंपल एसिड बेस है। इस तरीके से आप और देख सकते हो, लेट्स से B2O3, पानी डाला तो बन जाएगा H3BO3। ठीक है, +3 था, +3। H2O प्लस CO2, आपको पता है ये इक्विलिब्रियम में रहता है H2CO3 के साथ। H2O प्लस SO3, ये बनाता है H2SO4। तो इस तरीके से हम ये बातें कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर मेटल ऑक्साइड है तो पानी डालने पे क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड, पानी डालने पे क्या मिलेगा? ऑक्सी एसिड्स।
ठीक है। तो ये होता है अपना कैटेगरी 1। मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को अगर मैं 5-6 कैटेगरी में कन्वर्ट करूं तो ये अपना फर्स्ट कैटेगरी होता है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, ये तो हमें सब आता था। अब देखो आपको क्या नहीं आता है। अब वो देखो, ये तो आपको आता होगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। इसका बेटा फोटो चाहिए क्या आपको? जरूरत नहीं होगी, है ना, वैसे भी इसकी। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछो। उसके बाद एक देखो शानदार क्वेश्चन करते हैं। P4O10 इसको अगर वाटर में डालोगे, ठीक है, तो बनेगा H3PO4 और 4 मोल्स यहाँ होंगे, यहाँ 6 होंगे। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। देखना जरा ध्यान से क्वेश्चन क्या आएगा। T इज इक्वल टू 0 पर अगर इसका 1 मोल है, ठीक है, और इसके 6 मोल्स हैं और ये इनिशियली 0 है, तो T इज इक्वल टू T कंप्लीशन पर क्या होगा? 1 माइनस एक्स, 6 माइनस 6x एंड दिस विल फॉर्म 4x। ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, x1 आ जाएगा, x1। इट मीन्स T इज इक्वल टू T कंप्लीशन पर ये आएगा कितना? 0, ये 0 और ये 4 मोल्स बन जाएंगे। सो इफ 1 moles of P4O10 is completely reacting with 6 moles of H2O, then we will have 4 moles of H3PO4। बेटा ये समझ गए बात सब लोग? इसमें कोई तकलीफ किसी को? नो सर। बोलो। हाँ सर, समझा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ सर, आ रही है। ठीक 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 है। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन देखो, if initially we are having 1 mole of P4O10 and 3 moles of H2O, ठीक है, maximum moles of H3O4 can be produced। कितने मोल H3PO4 के हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो नाउ इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, है ना। इसमें बेटा आपका आंसर कितना आएगा? 2। बोलो, 2 आएगा ना? हाँ सर। हाँ, देखो 2 गलत है। देखना जरा ध्यान से बेटा होता क्या है एक्चुअली में इसमें। दिस इज P4, ये P4 का स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है। नाउ दिस इज P4O6, ठीक है। नाउ दिस विल बी P4O10। ये P4, P4O6 और P4O10 का स्ट्रक्चर का तो आइडिया हो गई अपन को, है ना, ठीक है ना। ये होता है P4O10। अब इसका आपको हाइड्रोलिसिस कराना है, तो यहाँ पे बेटा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर यहाँ पे OH देगा, तो एक बॉन्ड टूटेगा और ये देखो रिंग के साथ रिंग है, ब्रिज एटम है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ O- आएगा और वो O-OH ले लेगा। ये बात समझ आई सबको? बोलो बेटा। हाँ सर। ये होगा स्टोरी आफ्टर एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। ये बात समझ गए सब लोग? बोलो बेटा। यस सर।
इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी ना। नेक्स्ट देखो, अगला वाटर यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ O माइनस, यहाँ O माइनस, तो यहाँ OH। तो ये स्टोरी हो जाएगी आफ्टर एडिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है। उसके बाद जब बेटा तीसरा मोल ऐड होगा तो यहाँ OH आएगा और यहाँ OH हो जाएगा। सो दिस विल बी स्टोरी आफ्टर 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो 3 मोल वाटर ऐड होने के बाद हाँ 3 मोल के बाद क्या होगा? हाँ देखो जरा, आफ्टर 3 मोल्स कितने कितने H3PO4 बने? एक भी नहीं। अब देखो जब चौथा होगा, जब चौथा पानी अटैक करेगा तो यहाँ आएगा और ये OH यहाँ आ जाएगा। जब पांचवा अटैक करेगा तो ये हो गया आफ्टर 4। आफ्टर 4 कितने H3PO4 मिले? 1। जब 5th मोल आएगा तो वो यहाँ आएगा OH, है ना, और ये OH यहाँ। तो 5वें मोल में कितने आए? 2 हो गए। जब 6th मोल होगा तो ये OH यहाँ आएगा और ये टूट के यहाँ OH आ जाएगा। तो बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? P4O10 में अगर आपने 1 मोल H2O, एक इक्विवेलेंट से 1 ही मोल मतलब H2O से अगर रिएक्ट कराया, ठीक है, तो 0 मोल्स H3PO4 बनेगा। अगर आपने 2 मोल्स H2O से रिएक्ट कराया कंप्लीटली तो भी 0 मोल्स मिलेगा। तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 3 मोल्स ऑफ H2O से जब कंप्लीटली कराया तब भी 0 मोल्स H3PO4 मिला। ठीक है। 4 मोल्स के बाद जब 4 मोल्स H2O कराया तो आपको एक H3PO4 मिला। 5वें के बाद एक और मिला तो टोटल 2 हो गए, और 6वें पे 2 मिलते तो टोटल 4। तो होपफुली ये स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। तो जो ये क्वेश्चन दिया था मैंने कि अगर 1 मोल P4O10 इज कंप्लीटली रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब उसमें 3 मोल पानी अटैक कर रहे हैं, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि आपको पहले, क्योंकि क्या होता है पहले फर्स्ट स्टेप होगा, फिर सेकंड स्टेप होगा, फिर थर्ड स्टेप होगा। तो हमेशा याद रखना, मतलब ये गलती मत कर देना, मतलब मोल कॉन्सेप्ट आप लगा दोगे और इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा उस क्वेश्चन का। ऐसी गलती बेटा आप लोग मत करना। तो P4O10 का जो हाइड्रोलिसिस होता है सर वो वो स्टेप वाइज फिर होता है। से एक्सप्लेन करें। देखो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, P4O10 का स्टेज वाइज हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब 6 जो वाटर होंगे वो किस तरीके से जुड़ते हैं ये मैंने समझाया आपको। दिस इज P4, है ना। नाउ दिस विल बी P4O6, नाउ दिस विल बी P4O6 एंड दिस विल बी P4O10। क्लियर है? अब जब पहला पानी ऐड होगा तो यहाँ OH आएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे भी O माइनस है और H प्लस लेके OH हो जाएगा। क्लियर है? जब दूसरा पानी ऐड होगा तो यहाँ OH, यहाँ O माइनस, तो ये भी OH। जब थर्ड वाटर यूज होगा तो यहाँ OH और यहाँ O माइनस, तो ये OH बन गया। जब फोर्थ आएगा तो यहाँ OH, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ OH। जब 5th वाटर आएगा तो यहाँ OH और यहाँ OH, तो अभी 2 मोल मिल गए H3PO को। जो 6th आएगा वो इसको ब्रेक कर देगा। तो कितने मोल H3PO4 मिला? 4। और वो 4 मोल H3PO4 कितने पानी के बाद मिला? 6। लेकिन ऐसा नहीं है कि, समझ रहे हैं, एक्चुअली में ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, वो मॉलिक्यूल्स टाइप से बनाएगा, वो आपको इस तरीके से करेगा
कि इसका एक मॉलिक्यूल इज रिएक्टिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, वैसे करके पूछेगा। ठीक है, फिर पूछेगा कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। बेटा ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। प्रणव कोई डाउट है क्या आपको? यस सर। सो आपने कहा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ H3 ऑफ P4O10 स्टेज वाइज होता है। सो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हाफ मोल ऑफ P4O10 will completely react with 3 moles of water? एक बार रिपीट करो बेटा। हाफ मोल ऑफ, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाफ मोल ऑफ P4O10 reacts completely with 3 moles of water? हाँ, मैं इसलिए तो मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ ना बेटा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके का सिचुएशन जेई पूछ लेगा कि आपको ये यूज करके आंसर निकालना पड़ेगा। इफ वी आर सेइंग देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल, ठीक है, P4O10 का वन मॉलिक्यूल ही है, हाँ एंड वी आर मेकिंग श्योर कि वहां पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं एंड वो रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ बिकॉज बेटा ये मोल, 1 मोल और 6 मोल बोल के अगर आप, फिर तो ऐसा होगा ना कि हाफ मोल में भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म पता होगा, ये यूज होगा, जेई पूछ सकता है। ओके सर। समझ गए ना? वो एक्चुअली में ऐसे पूछता है कि 4H2O के ऐड होने के बाद क्या बनता है। मतलब एक्चुअली में देखो, दिस इज वेरी बेसिक, P4O10 प्लस 6H2O, वो ये आपको गिवन होगा 4H3PO4, ठीक है। वो लेकिन ये बोलेगा कि P4O10 प्लस 3H2O से क्या बनेगा। समझ गए ना? यस सर। इस तरीके के क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल है। तो 3 के बाद आपके ये एक भी नहीं बनेंगे, ये एक्चुअली में बस ओपन हुआ होगा। समझ गए ना? यस सर। Now similarly we can do for P4O6. देखो जरा, यहां देखना जरा ध्यान से। Now this is P4O6. Now this one is P4O6. ठीक है? Now if we want hydrolysis of P4O6, then P4O6 plus 6H2O will produce 4 moles of H3PO3. You can check it, it is a balanced equation. P4O6 plus 6H2O will produce 4H3PO3. ठीक है, अब देखो इसको भी सिमिलरली आपको वैसे ही करना है। अब देखो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है ही, बिकॉज दिस इज सराउंडेड बाई 3 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होगा क्या, वैकेंट ऑर्बिटल में ये OH देगा, उसके बाद ये ब्रिज्ड बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, OH आफ्टर एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2। ये समझ गए? आफ्टर एडिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O क्या होगा बेटा, यहाँ ये। इतनी बात समझ आ गई सभी को? नाउ आफ्टर एडिशन ऑफ 3rd मोल, तो यहाँ OH होगा और ये OH यहाँ आ जाएगा। बेटा ये सुन लो, यस सर। ये हो गया 3 मोल के बाद चौथा होगा यहाँ OH एंड यहाँ OH, 5th मोल हुआ तो यहाँ OH और यहाँ OH, 6th मोल आएगा तो यहाँ OH और यहाँ OH। तो देखो बेटा ध्यान से, हर्ष तू होस्ट बन गया।
तो क्या करूँ अब? सर आप म्यूट पे हो। हाँ, ये बेटा क्या होगा, जो 3 OH होते हैं, फास्फोरस का जो +3 वाला ऑक्सी एसिड है, ये किस में टॉटोमराइज हो जाता है? +5 में। ये बात याद रखना। एक्चुअली में ये दोनों टॉटोमेरिक फॉर्म है, ये मालूम है आपको या नहीं? यस सर। ये मालूम है ना? बिकॉज फास्फोरस का और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो दैट इज लाइक कीटो लाइक, ठीक है? तो होता क्या है, वो हमेशा पी डबल बॉन्ड ओ बनाना प्रेफर करता है, पी डबल बॉन्ड ओ बनाना प्रेफर करता है। इसलिए ये देखो टॉटोमराइज हो जाता है। किस तरीके से? ये बॉन्ड यहाँ आता है और H+ लीव करके यहाँ पे P- आएगा, वो यहाँ अटैच हो जाएगा। मतलब दिस इज ऑलमोस्ट 100%, दिस रिएक्शन इज शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस साइड। तो बेटा P4O10 का आपको समझ आ गया? P4O10 और P4O6 का समझ आ गया आपको? इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2। अब देखो जरा नेक्स्ट। नेक्स्ट आप कराओ जरा सर P4। हाँ सर आपका वीडियो और ऑडियो बीच में ऑफ हो गया था, सो आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। P4O6 वाला ना बेटा? हाँ सर। अभी ठीक है नेटवर्क? एक्चुअली में अभी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर। ठीक है, तो देखो एक बार P4O6 का एक बार और बता देता हूँ। ये P4 है और O6 क्या होगा? अब देखो इसमें जो फर्स्ट वाटर आएगा वो यहाँ OH आ गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके ये O- होगा, तो यहाँ OH। आफ्टर सेकंड वाटर एडिशन ये OH और ये OH, तो 2 मोल वाटर के बाद ये बनेगा स्टोरी। तीसरा मोल यहाँ ऐड हुआ तो दिस विल बिकम OH। फोर्थ मोल यहाँ आया, सो नाउ दिस विल बिकम OH। फिफ्थ मोल यहाँ आया मान लो, सो नाउ दिस विल बिकम OH। and 6 mole यहाँ आया, so now this will become OH. So basically after addition of 6 mole we are having 4 moles of this, and ये जो 4 moles of H3PO3 है, ये किस स्ट्रक्चर में टॉटोमराइज हो जाएगा? ये इस स्ट्रक्चर में टॉटोमराइज हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, OH, OH and H। क्लियर है? दिस इज कीटो फॉर्म टाइप। thermodynamically this is more stable and equilibrium is shifted towards this side। बेटा समझ गए ये बात? बोलो। हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करो जरा। P4+H2O क्या होगा? P4+H2O आप लोग खुद से करो। P4+H2O सेम पैटर्न। P4+H2O, 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 P4+H2O में क्या होगा? ध्यान से देखो।
देखो अगर P4 प्लस H2O का रिएक्शन कराएं तो कुछ ऐसे होगा। अगर यहाँ पे OH आया, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, H। एक्चुअली में ये ऐसे मत करना, P4 प्लस H2O क्लियरली बोल रहा हूं नो रिएक्शन। P4 प्लस H2O नो रिएक्शन, बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। दिस बॉन्ड इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर। अगर बॉन्ड नॉन पोलर है तो पोलैरिटी नहीं है। वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल, बट उसमें एक्चुअली में पानी डालोगे P4 में रिएक्शन नहीं होता है। अब अगर आप इंपॉर्टेंट बात देखोगे, अच्छा आपने वीडियोस देख ली है ना सब, एसिड बेस और ये सब? एक बार हाँ सर। हैंड रेज करो कितने लोग ने हीटिंग एंड एसिड बेस के रिएक्शन देख ली है। अच्छा परफेक्ट। जिसने बेटा नहीं देखे हैं, ठीक है, वो एक बार प्लीज देख लेना आज के लेक्चर के बाद, ठीक है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ लेकिन हल्का हल्का एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, नॉन मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग एल्केली, नॉन मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्केली, और इसको हल्का सा हीट कर दो आप तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ था। हाँ सर। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और मैंने आपको ये रिएक्शन बताया था, P4 को अगर NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है PS3 प्लस NaH2PO2। और ये स्टेटमेंट मैंने बोला था कि फास्फोरस का अगर डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो PS3 रिडक्शन का प्रोडक्ट हमेशा होगा, प्लस NaOH के साथ यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। और अगर इसको हीट कर देंगे तो ये जो +1 का, फिर ये देखो हीटिंग इफेक्ट में ये भी था, हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड हैविंग इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट और इट्स सॉल्ट। तो ये बना था आपका, अगर आपको याद हो, Na2HPO4 में कन्वर्ट हुआ था ये +5 में। अगर आप इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड और सॉल्ट को हीट करोगे तो वो हाईएस्ट में गया था, अपने एक सॉल्ट में गया था। ये बात याद आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो P4 प्लस NaOH ये रिएक्शन हो रही है एट नॉर्मल कंडीशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि P4 को चाहिए रहता है कैटलिस्ट। पानी यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है। अगर यहाँ पे हम NaOH के साथ अगर वाटर डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। अब कैसे रिएक्शन होगी, ध्यान से देखो बेटा। आपको ये पता है PS3 बनाना है बिकॉज इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जो पहला OH माइनस होगा वो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, और वो पानी से H उठाएगा तो यहाँ क्या आएगा, H। ये बात क्लियर है? बोलो। दूसरा OH यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। फिर यही बॉन्ड टूटेगा और यहाँ माइनस आके फिर ये H उठाएगा। मैं इसलिए ये तोड़ रहा हूँ, तीसरा OH यहाँ, फिर यहाँ H, ताकि PS3 निकल सके। ऐसा ऑब्जर्वेशन, ये सब PS3 निकलना है बेटा, ये बात समझ गए। उसके बाद और OH आएगा तो यहाँ पे H आएगा, या सुनो, फिर यहाँ OH आएगा तो यहाँ H आएगा, फिर यहाँ OH आएगा तो यहाँ H आएगा। तो अब अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, क्या हुआ है बेटा, यहाँ P4 प्लस NaOH है ना, along with water H2O, P4 plus NaOH plus H2O, it is forming PS3 प्लस। अब देखो जरा, ये 3 मोल एसिड बन रहा है। ये कौन सा एसिड, अगर इसको आप ढंग से देखो तो दिस इज H3PO2। और H3PO2 का जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है बेटा, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में P डबल बॉन्ड हो तो कंपलसरी है। तो अगेन ये वाला एसिड, अगेन ये वाला एसिड, ये जो आपका एसिड है POH OH H,
ये फिर टॉटोमराइज हो जाएगा और इस फॉर्म में कैसे टॉटोमराइज होगा, ये OH ये बॉन्ड यहाँ आएगा और H यहाँ आ जाएगा, तो P डबल बॉन्ड O OH OH, इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, इसकी बेसिसिटी आएगी 1। तो बेसिकली अब बताओ अगर ये एसिड है तो इन एटमॉस्फियर ऑफ NaOH, इन एटमॉस्फियर ऑफ NaOH ये एसिड के फॉर्म में रहेगा या सॉल्ट बन जाएगा, तो 3NaH2PO2 और यहाँ पे 3 H2O होंगे और आई गेस पानी कितना होगा 3 6 9, तो 3 6, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन होगी। ये कितने लोग को समझ आ गया, एक बार बेटा हैंड रेज कर दो अगर ये समझ आ गया हो तो। परफेक्ट परफेक्ट। सो नाउ अब देखो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस P4 प्लस H2, तब देखो अब क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्कली प्लस P4 PH3 तो बनना ही है, प्लस नॉर्मल कंडीशन में +1 का एसिड, तो एनाइन क्या होता है H2PO2 माइनस, तो क्या हो जाएगा CaH2PO2 माइनस होल ट्वाइस। समझ आ गया। और अगर आप इसको हीट कर दोगे तो +1 का ऑक्सी एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +5 के ऑक्सी एसिड और इसके सॉल्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट P4 P4O10 P4O6, ये समझ आ गया। अब बेटा सिमिलरली यू कैन ट्राई दिस P4O8 प्लस H2O, ये आप होमवर्क में कर लो, है ना। अब इसको क्लास में अभी डिस्कस करने के पीछे कोई मतलब नहीं है। When we will put 6 H2O, we will have 2 moles of H3PO4 plus 2 moles of H3PO3। ये आप चेक कर लेना, अगर ना आए तो आप मेरे से पूछ लेना, मैसेज करना, ये बिल्कुल आ जाएगा। सेम पैटर्न पे मैकेनिज्म है, सेम तरीके से करेंगे। P4O6 plus 6 H2O will produce 2 moles of H3PO4 and 2 moles of H3PO3। बेटा ये समझ आ गया सबको? बोलो। हाँ सर समझा। परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो जरा आगे, XgF2 XgF4 XgF6, ये प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस में आ चुके हैं रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। किसी को याद है क्या क्या प्रोडक्ट बनता है इसमें? दिस इज +2, दिस इज +4, दिस इज +6। तो SiCl4 में जस्ट Cl हटा के OH लगाना है, BCl3 जस्ट Cl हटा के OH लगाना है, तो BOH होल थ्राइस। अब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बना लेगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। BeCl2 में BeOH होल ट्वाइस, BeOH होल 4 2 माइनस। SO2Cl2 में H2SO4 प्लस 2HCl। POCl3 में 3 OH आ जाएंगे, इसमें 2 OH आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। और इंटर हेलोजन समझ आ ही गया होगा, जो पॉजिटिव होगा उसका ऑक्सी एसिड उतनी ही ऑक्सीडेशन नंबर का, और जो नेगेटिव होगा उसका हाइड्रा एसिड उसी ऑक्सीडेशन नंबर का। तो यहाँ पे +1 आयोडीन था, -1 फ्लोरीन था, तो +1 का ऑक्सी एसिड, +3 का ऑक्सी एसिड, +5 का ऑक्सी एसिड, +7 का ऑक्सी एसिड, और नेगेटिव चार्ज वाले का HF बना देना है। तो इंटर हेलोजन अगर कंपाउंड्स आता है और आप अगर वाटर डालते हो तो ऑक्सी एसिड बनेगा मोर पॉजिटिव हेलोजन का,
और हाइड्रा एसिड बनेगा मोर नेगेटिव हेलोजन का। क्लियर है बेटा ये बातें? अब देखो जरा, इसमें हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ मूव करेंगे। आपने सुना होगा एक एसिड होता है कैरो एसिड, कैरोज एसिड। ये दिख रहा है कैरोज एसिड। कैरोज एसिड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है, और याद रखना पेरोक्साइड्स आर गुड सोर्स ऑफ H2O2। तो होगा क्या, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस बॉन्ड को तोड़ देना है, और यहाँ पे H और यहाँ OH। तो देखो क्या बनेगा, OH S डबल बॉन्ड O, OH प्लस H2O2। तो ये बात क्लियर है? आदित्य कोई डाउट है क्या आपको? हैंड रेज करा है आपने? वो मतलब बाय मतलब वो गलती से हुआ सर। ओके ओके, ठीक है, फाइन। हाँ अब देखो जरा, OH S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसका नेम होता है मार्सेल्स एसिड। क्या होता है इसका नेम? मार्सेल्स एसिड, H2S2O8, या मोनोऑक्सो, मोनोपरऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इसका एक नेम होता है। मोनोपरऑक्सो मतलब एक परऑक्सी लिंकेज है और दो सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। इसका बेटा दो तरीके से हाइड्रोलिसिस होता है, एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या होगा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो अब देखो जरा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में तो बस एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड बेटा तोड़ दो तो यहाँ क्या आ जाएगा OH, और यहाँ क्या आ जाएगा H। तो क्या बनेगा देखो, एक तो बन गया OH S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH अलॉन्ग विद HOO S डबल बॉन्ड O OH। तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल ऑफ कैरो एसिड। और अगर बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराना है तो ये भी तोड़ दो, यहाँ OH यहाँ H, तो क्या मिलेगा 2 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 1 मोल ऑफ H2O2। बेटा समझ आ गया? मार्सेल्स एसिड का अगर आपसे पूछा है कि हाइड्रोलिसिस क्या होगा तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O2। बट अगर ये बोला है कि उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल ऑफ कैरो एसिड। सर हाँ, इस केस में SO बॉन्ड ही ब्रेक होता है क्या, या OO बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है? नहीं, OO बॉन्ड इसमें ब्रेक नहीं होता बेटा। ठीक है सर। बिकॉज आप ऐसे सोचो ना, मतलब समझो, ये बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पर है बेटा? हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज सल्फर पर, +6 है ना, बोलो। हाँ सर। तो जो पानी का, जो वाटर का नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है वो कहाँ पे अटैक करेगा? सल्फर। सल्फर पर। तो यहाँ OH आएगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा ऐसे, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, वो H पिकअप कर लेगा। बेटा समझ गए? हाँ अब देखो जरा आगे, देखो अगर इस टाइप का टाइम पास आ जाता है, कोई भी अगर परऑक्सी लिंकेज है, ठीक है, जैसे ये है H3PO5 पर फॉस्फोरिक एसिड, ये है HNO4 पर नाइट्रिक एसिड,
तो इनमें कुछ नहीं करना है। इनका हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो क्या करना है, देखो ये बॉन्ड आपको तोड़ देना है, यहाँ OH दे दो, यहाँ H दे दो। सो व्हाट विल बी आंसर, P डबल बॉन्ड O OH 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 प्लस H2O2। इसमें आपको ये बॉन्ड तोड़ देना है, यहाँ OH यहाँ H, तो व्हाट विल बी आंसर HNO3 प्लस H2O2। मतलब अगर परऑक्सी लिंकेज है कहीं तो आप H2O2 बना देना। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछो। सर हाँ हाँ बेटा। सर जो एक केस था ना जिसमें दो क्लोराइड्स OH या जितने भी क्लोराइड्स थे वो OH से रिप्लेस हो रहे थे, हाँ 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 जब भी ऐसे होगा, जब भी ऐसे क्लोरीन्स रहेंगे वो तब रिप्लेस होंगे क्या, या फिर कुछ कंडीशन थी उसकी? नहीं, ये है ना, मैंने जो कंपाउंड्स लिखे हैं बेटा, हम्म। मैंने जो लिखे हैं उन्हीं में वैसा होगा। तो कुछ उसमें पैटर्न नहीं था क्या? नहीं, उसमें बस ये पैटर्न है कि आपको ऑक्सी एसिड बनाना है। जैसे ऐसे देखो, अगर मान लो ICl7 है, समझना ध्यान से, तो ICl7 में अगर आप वाटर डालोगे तो आप ये मत बना के आ जाना IOH7, बिकॉज ये बेटा कुछ होता नहीं है। आयोडीन का +7 का ऑक्सी एसिड क्या होता है, HiO4। सो यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। मतलब पैटर्न यही है कि जो नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है उसका ऑक्सी एसिड बनाना है। जैसे फास्फोरस के +3 का ऑक्सी एसिड क्या होता है, ये बेटा ये सुनो, यस सर। बोलो। ठीक है, तो सबका ऑक्सी एसिड अलग अलग हो सकता है ना। जैसे आप ये बोल सकते हो सर SF6 या सल्फर में 6OH ऐसा क्यों नहीं होता। अरे भाई अब ये नहीं होता है, स्टेरिकली इम्पॉसिबल है ये, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्सी एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कई बार ये नहीं होता है। जैसे जो TE होता है ना, TE का जो ऑक्सी एसिड होता है वो यही होता है, TE का ऑक्सी एसिड यही होता है, उसका बेसिसिटी 6 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए। यस सर। तो ऑक्सी एसिड बनाने हैं आपको। अब देखो जरा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, NCl3 प्लस H2, PCl3 प्लस H2, ASCl3 प्लस H2, SbCl3 प्लस H2, BiCl3 प्लस H2। इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होंगे ये हमें पता होना चाहिए। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है, NCl3 PCl3 ASCl3 SbCl3 BiCl3। इसको बेटा एक बार परफेक्ट परफेक्ट, देखो जरा बेटा, सुनो जरा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे NCl3 जो होता है, ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर है और क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है। ध्यान से समझना जरा ये बात। एंड दिस बॉन्ड इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर। मतलब बेटा इस बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं है, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है लगभग। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। तो होता क्या है, अब इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, इसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। उसमें ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसको बोलते हैं लो लाइंग डी ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन देता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके साथ OH जुड़ेगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो N पे क्या आएगा, माइनस, फिर इस पे देगा, फिर N पे माइनस, फिर इस पे, फिर, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनिया प्लस HOCl, अमोनिया प्लस HOCl। ये बात समझ आ गई बेटा सभी को।
उसके बाद फॉस्फोरस में तो क्या होता है, Cl हटाओ OH लगाओ, नाउ दिस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा POH होल थ्राइज प्लस 3HCl। बट ये सिखाया मैंने, ये किसमें टॉटोमराइज होता है, क्लियर है बेटा? तो बन जाएगा H3PO4 प्लस 3HCl। ये बात क्लियर है? उसके बाद समझो ध्यान से, इसमें भी बनेगा ASOH होल थ्राइज। और वेट बेटा ये याद रखना, ये इसी फॉर्म में होता है, मतलब जिस तरीके से फॉस्फोरस आर्सेनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है ना, और टॉटोमेरेज में वो साइड शिफ्ट हो जाता है, इसमें ये वाला जो बॉन्ड होता है वो बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ पाई बॉन्ड ऑफ 2p4p इंटरेक्शन। 2p4p इंटरेक्शन से बहुत कमजोर बॉन्ड बनता है, एंड दिस टॉटोमेरेज में कंप्लीटली शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस साइड। तो बेटा याद रखना, PCl3 के हाइड्रोलिसिस में जो ऑक्सी एसिड बनता है उसका बेसिसिटी 2 होता है, और ACl3 में जो ऑक्सी एसिड बनता है उसका बेसिसिटी 3 होता है। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। इसमें ऑब्वियस सी बात है 3HCl तो मिलेगा ही। अब देखो जरा ध्यान से, इन 3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब सारे Cl निकल गए। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ही एक Cl निकलता है बनता है SbOHCl2। क्या बनता है? SbOHCl2। इसमें बनता है BiOHCl2 जस्ट आफ्टर 1 हेलाइड आयन, एक हेलाइड आयन एक H प्लस HCl निकला। तो अब क्या होता है बेटा, खास बात कि ये HCl अब आगे अटैक हो पाए, यहां से एक वोलेटाइल सब्सटेंस HCl और लिबरेट हो जाता है, और ये SbOCl के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यहाँ पे होता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, BiOCl का PPT। तो अब देखो इसका कैसा हाइड्रोलिसिस हुआ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। सारे Cl तो नहीं निकल पाए, इसका भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इसका कैसा हुआ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसका कैसा हुआ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसका कैसा हुआ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो अब देखो एक ही फैमिली है, टर्मिनल एटम भी एक ही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब एक ही फैमिली के एलिमेंट है बेटा। सराउंडिंग एटम भी एक है, रिएक्शन भी सेम एलिमेंट से करा रहे हैं, और रिएक्शन 4 तरीके की डिफरेंट हो रही है। पहले वाले में क्या हुआ, सेंट्रल एटम पे OH ना जाके टर्मिनल एटम पे OH गया। सेकंड में, सेकंड और थर्ड का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सेम था, बट वो लास्ट में चेंज हो गया टॉटोमेरिज्म से, उसका बेसिसिटी 2 है, इसका बेसिसिटी 3। और जो फोर्थ टाइप की रिएक्शन है उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाता है। जो ये वाला आयन है SbO प्लस एंड BiO प्लस, इन आयंस के साथ क्लोराइड का Ksp का जो वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है, और ये आगे रिएक्शन करके OHICl को निकाले उसके पहले ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। एंड द फर्स्ट ऑब्जर्वेबल चेंज जो होगा वो ये हो गया, और ये सॉल्यूशन चैम्बर में, वेसल में नीचे बैठ जाता है। उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन कराना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं बेटा वो ये लास्ट वाली रिएक्शन। इनमें अगर पूछा जाएगा तो बेसिसिटी, और इनमें अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, वो बेटा ये तो नहीं पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, बट वो ये पूछ सकता है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता किस पे, क्लोरीन पे या नाइट्रोजन पर, और वो क्यों होता है। ये समझ आ गया सबका? एक बार हैंड रेज करो, कितने लोग को ये बातें पता थी? अब देखो जरा, BF3 प्लस H2O, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, BOH होल थ्राइज प्लस 3HF। भाई समझ आ गया सबको? बोलो। अब एक बात याद रखना, BF3 में वैकेंट क्या होता है, p ऑर्बिटल, और सामने अगर HF होता है सॉल्यूशन में तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है HBF4
माइनस वाला। और अब सुनो जरा इंपॉर्टेंट बात, ये रिएक्शन कौन सी है बेटा? नॉर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में बेटा कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कुछ ब्रेक होते हैं। और ये रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो रेट होता है, जो स्पीड होता है, जो उसका रेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। क्यों? इसमें सिर्फ बॉन्ड बनने ही बनने हैं। जो फ्लोराइड आयन सॉल्यूशन में है वो वैकेंट ऑर्बिटल में जाके जा रहा है। तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट बेटा ये अज्यूम करना आप कि 100% प्रोसीड कर जाती है। तो अब बताओ जरा, अगर 1 मोल BF3 मार्केट में अवेलेबल है तो कितने मोल HF प्रोड्यूस कर देगा वो हाइड्रोलिसिस के बाद? 3 मोल। लेकिन जैसे ही हाइड्रोलिसिस के बाद HF प्रोड्यूस होगा वो अगले 3 मोल को क्या कर देगा? कंज्यूम कर देगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। बेटा ये बात समझ आई? बोलो। तो अब अगर आपके पास टोटल 4 मोल्स ऑफ BF3 है, 4 मोल्स ऑफ BF3 और 3H2O आपने डाले हैं, तो ये HF सॉल्यूशन में नहीं रहेगा जब तक BF3 है। BF3 सारा काम छोड़ के HF के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और क्या बन जाएगा? BOH होल थ्राइस प्लस 3H प्लस BF4 माइनस। ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाएगी। अब समझो बेटा ध्यान से, ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा है? हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है। बेटा 4 में से कितने मोल का हाइड्रोलिसिस हुआ? 1। तो हाइड्रोलिसिस कितना हो रहा है? 25%। और ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कितना हो जा रहा है? 75%। बेटा बात समझ आ गई सबको? तो BF3 का कैसा होता है? BF3 का कैसा होगा? CH होगा या PH होगा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, PH होगा। बेटा बात समझ आई? बोलो। हाँ सर समझा। हाँ, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछूंगा। बेटा ये बताओ कि यहाँ पे जब मैंने BCl3 लिया था तब ऐसा कुछ नहीं कराया था, तो क्या, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्या BCl3 प्लस HCl का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है? BCl3 का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इट मींस कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, BF3 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, 75% कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, लेकिन BCl3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, ऐसा क्यों? सर 4Cl का स्टेरिक क्राउडिंग होता है शायद। इसका मतलब BCl4 माइनस नहीं बनता है क्या? नहीं, पर H2O ज्यादा फास्ट अटैक करेगा BCl3 को HCl के से, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही होगा। हाँ सही बात है, कॉम्प्लेक्स बनता है लेकिन वो निग्लेजिबल होता है ना। ऐसा नहीं है कि BCl4 माइनस बनता नहीं है बेटा, बनता है, ठीक है। मतलब ये मिसकंसेप्शन क्या है, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ पे पब्लिक क्या बोलती है, BCl3 प्लस HCl, सर ये BCl4 माइनस नहीं बनता। यार BCl4 माइनस बनता है, बट यहाँ देखो 2 प्रॉब्लम है। एक तो जो HCl के साथ ये रिएक्शन होगी ये बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है कि वाटर इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयन, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन, ठीक है। दूसरा एक स्टेरिक क्राउडिंग रीजन हो सकता है कि बी पे ऑलरेडी 3 क्लोरीन है और चौथा बड़ा क्लोरीन आने में, ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे मिस करते हैं, HCl का वोलेटाइल नेचर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF तो क्या रहता है, HF आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो HCl होगा उसका वोलेटाइल नेचर होने की वजह से उसकी स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है HF से, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। तो 3-4 रीजन है जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। की पॉइंट क्या है, BCl3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, इट मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो टेंडिंग टू 0% होगा। वी विल अज्यूम कि BCl3 का 100% हाइड्रोलिसिस होगा। समझ आ गई होगी बात?
तो देयर आर 3-4 फैक्टर्स जो कि इस बात को सपोर्ट करते हैं। अब यह रिएक्शन होती नहीं है, ठीक है। एक्चुअल फैक्टर क्या होगा वो तो बताना बहुत मुश्किल होगा, बट हाँ 3-4 फैक्टर हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बोरॉन का जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है दैट इज 4 बिकॉज वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो जरा, SiF4 प्लस H2 क्या बनेगा, SiOH4 प्लस 4HF और ये हो जाएगा 4, ठीक है। SiF4 प्लस 4H2 will produce SiOH4 प्लस 4HF। सेम होता है SiF4 दो HF के साथ, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है अगर तो वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे 4 मोल, और ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन काफी फास्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑलमोस्ट 100%, एंड ये काफी मतलब स्लो होगा यार हाइड्रोलिसिस से। कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे, कुछ टूटेंगे, यहाँ पे सिर्फ ऐड होना है। तो होता क्या है, ये 4 मोल्स HF पूरा कंज्यूम होगा, ये अगर 4 होगा तो ये 2 होगा, ये। अब देखो जरा फाइनली क्या आ रहा है, 3 moles of SiF4 plus 4 moles of H2 will produce SiOH4 plus 2 moles of H2SiF6। बेटा देखो ये है हाइड्रोलिसिस 33.33%, ये है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन 66.67%। तो समझ गए ना, क्लियर है। तो इसी तरीके से SiCl4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और SiF4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। अब समझ रहा क्वेश्चन। अब अगर आपसे ये पूछा जाए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस BF3 एंड SiF4, तो वो आंसर तो कर दोगे। BF3 में 25%, SiF4 में 33.33%, तो इसमें ज्यादा है। क्लियर है बेटा, ये बात समझ आ गई सबको, हाइड्रोलिसिस। यस सर। सर अब देखो जरा, SF6, SeF6, TeF6, बेटा SF6 में अगर बनेगा तो H2SO4 बनेगा। अब देखो, अब एक गेम यहाँ पे गड़बड़ है, सल्फर का +6, सेलेनियम का +6, Te का +6, इनके बेटा ऑक्सी एसिड पता होना चाहिए। सल्फर का तो पता है, जैसा सल्फर का होता है वैसे ही सेलेनियम का होता है, और Te का मैंने बताया आपको कैसा होता है, TuOH6, ठीक है, प्लस इसमें क्या निकल जाएगा 6HF, इसमें क्या निकलेगा 6HF, इसमें क्या निकलेगा 6HF, तो अब यहाँ पे 6 आ गया, 3 कुछ गड़बड़ है क्या, 3 to 8, तो यहाँ 4 और 4 to यहाँ पे भी 4। बेटा ये समझ आया। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसका बेटा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि दिस रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो। ये रिएक्शन कैसा होता है, इतना स्लो होता है कि वी कैन नेग्लेक्ट इट, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए, सुनो ध्यान से, कि इन तीनों में किसकी रिएक्शन नहीं होती है पानी से, मतलब मैं देखो क्लियरली बोल रहा हूं बेटा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि P4 SF6 CCl4, ध्यान से समझना, और NF3 P4 SF6
SF6 इतना निग्लेक्ट होता है कि वी कैन से कि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। इसका हम लिख सकते हैं नो हाइड्रोलिसिस एट ऑर्डिनरी कंडीशन। नो हाइड्रोलिसिस एट ऑर्डिनरी कंडीशन। अगर आपसे जेई में पूछा जाए कि किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है तो आप बोल सकते हो P4 का नहीं होगा, SF6 का नहीं होगा, CCl4 का नहीं होगा, NF3 का नहीं होगा। अब होगा कब? इसका कब होगा? जब आप क्या करोगे? बेस डालोगे। इन सब का क्या होगा? विगरस कंडीशन में। ठीक है, तो वो अभी कंडीशंस अपन डिस्कस करेंगे, बट मैं प्लेन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। NF3 CCl4 का हाइड्रोलिसिस इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो नहीं होता है। SF6 का आप अज्यूम कर सकते हो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी एसिड है वो एक्सट्रीमली स्लो है, इतना स्लो है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड इन द केस ऑफ P4 ऑल्सो, P4 का पानी के साथ रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो होता है। जब तक आप कैटलिस्ट नहीं डालोगे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, आप ये अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सट्रीमली स्लो है तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया। ये स्लो होता है, अब स्लो है तो इसका परसेंटेज यील्ड कम होगा बट ये बनेगा। और ये बेटा एक्सट्रीमली फास्ट होता है, या फिर आप लिख सकते हो फास्ट। अब देखो जरा ध्यान से देखना जरा, यहां पे एक बात निकल के आ रही है कि बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ग्रुप में नीचे जाने पर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है? स्टेरिक फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग हियर, स्टेरिक फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग बेटा, और चार्ज डेंसिटी फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग। स्टेरिक फैक्टर इज डोमिनेटिंग। करेक्ट बेटा, यहाँ पे ये सल्फर है, सल्फर पे +6 है, यहाँ सेलेनियम पे +6 है, और यहाँ पे टेलुरियम पे +6 है। यस और नो? तो अगर आप चार्ज डेंसिटी देखोगे तो यहाँ ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी अगर यहाँ ज्यादा है तो इस पे पानी का अटैक फास्ट होना चाहिए था, बट चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, इससे बहुत सारे आंसर्स आएंगे आपके, यस, कोई डाउट नहीं है। बट देयर इज वन मोर फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर क्या है? एक छोटी सी जगह में बेटा, छोटे से सल्फर में 6 फॉस्फोफ्लोरीन ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि 7वां पानी वहां पे ना आ पा रहा हो। तो यही रीजन होता है इस ये रेट देख के, बिकॉज SF6 चलो ठीक है, एक एक्सेप्शन हो जाएगा, फिर कंटिन्यूअसली बढ़ना थोड़ी चाहिए। तो याद रखना, जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस SF6 का सबसे कम होगा, देन SF6 से ज्यादा होगा SEF6, और उससे ज्यादा होगा TEF6। बेटा समझ गए? एंड दिस इज ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, अब देखो जरा एक और बहुत शानदार बात बताऊं। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, पहला SF4 SF6, दूसरा HgF SnCl2 SnCl4, तीसरा BF3 BCl3 BBr3 Bi3, फोर्थ SiF4 SiCl4 SiBr4 SiI4। इनमें आपको रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बताना है इन चारों कंपाउंड में। देखो बेटा, जो फर्स्ट है, फर्स्ट में आता है SF4, भले ये +4 है, ये +6 है। दिस इज एक्सेप्शनल केस, मैं बता चुका हूं कि ये तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट नो हाइड्रोलिसिस, तो ये तो फिर सबसे ही कम होगा ना अगर ये नो हाइड्रोलिसिस है। तो ये +2 है, ये +4 है। बेटा यहाँ पे कोई स्टेरिक फैक्टर अब कहीं मत लगाना, उस क्वेश्चन को छोड़, तो चार्ज फैक्टर। अब इसमें देखो BF3 BCl3 BBr3 Bi3, इसमें बेटा ये बात आपको पता होगा, इनका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। देखो लुईस एसिड क्या होते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी।
जिसका बेटा लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पानी से रिएक्शन करेगा। तो होता क्या है, जो BF3 होता है उसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल है P, और फ्लोरीन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग करता है। और ये जो बैक बॉन्डिंग है वो कौन सी है, 2p2p, इसकी होगी 3p2p, इसकी होगी 4p2p, और इसकी होगी 5p2p। तो बेटा कौन सी बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव है, ये वाली। इसका मतलब इसको फ्लोरीन के द्वारा इंटरनली इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, और अगर ये बैक बॉन्डिंग ज्यादा पावरफुल है तो इसकी आउटसाइड से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और पानी से रिएक्शन करने का ऑर्डर ये मिलता है। मतलब BF3 में बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, मतलब उसको इंटरनली इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए आउटसाइडर से उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या है, कम है। तो अगर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ रहा है तो लुईस स्ट्रेंथ क्या होता है, घट जाता है, और अगर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है तो हाइड्रोलिसिस का रेट भी कम हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेई में इस तरीके से आ सकता है। कई बार आता है एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, कई बार आता है स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड, कई बार आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर विद न्यूक्लियोफाइल, कई बार आता है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। उसके बाद ये है आपका SiF4, SiCl4, ये सब सेम है। ये एक्चुअली में जेई में आया नहीं है, बट अब ये आ सकता है क्योंकि ये आ चुका है, अब ये आ सकता है। इसका आंसर बताओ क्या। बोलो। देखो सुनो बेटा, इसका आंसर आता ही है, ठीक है, और ये जेडीली में गिवन है। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से समझो। इसका मतलब ये है कि इसका लोन पेयर लेने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इस केस में यहां से यहाँ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुआ होगा, लुईस एसिड। तो ये बात आप याद रखना। अब ये देखो मेरे को कैसे याद है वो मैटर करता है। देखो दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो बोरॉन के हेलाइड्स और एक सिलिकॉन के हेलाइड्स। बोरॉन के हेलाइड्स में मैंने बॉन्डिंग से बैक बॉन्डिंग देखा, बैक बॉन्डिंग देख के लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ देखा, वो उसको मैंने लॉजिकली डेवलप करा, और मैंने ये याद कर लिया कि सिलिकॉन के केस में आंसर रिवर्स आते हैं। अगर आप देखोगे तो जेडली में भी इसका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जब हमें आंसर दे दिया है उन्होंने, तो उन्होंने ये बता दिया है कि कौन सा अच्छा लुईस एसिड है। और लुईस एसिड या कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ, आप लोग समझदार हो, उसको देखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उनका आप पीके वैल्यूज देख लो। तो ये चीज आप याद रखना, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। जैसा बोरॉन के लिए बोलते हैं वैसे सिलिकॉन के लिए कर लेते हैं। ये याद रखना कि इसका आंसर रिवर्स होता है। और लॉजिक क्या आएगा, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। अब कोई अगर बोलेगा लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो मैं बोलूंगा इसका लोन पेयर लेने का टेंडेंसी कम है। कोई बोलेगा ऐसा क्यों है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल में इसका इंट्रैक्शन कम हो पाता होगा। फिर तो ज्ञान दे दिया जाएगा ना जब आंसर पता है तो। जबकि इसके पीछे कोई लॉजिकल ऐसा फैक्टर जेडली में भी नहीं दिया है जिसको अपन डिस्कस कर सकें। क्लियर है बेटा ये बात। बोलो, ये बात समझ आ गई सभी को। हाँ सर। यस सर। ओके। अब देखो जरा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है फिफ्थ सी ऑर्डर में, SnCl4 and
Me4 मिथाइल है, ऑब्वियस सी बात है यही आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यस और नो, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम होगा। चलो देखो जरा, इसमें बेटा वो सिलिकॉन और बेरिलियम बोरोन वाला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा, CCl4 का हाइड्रोलिसिस एट ऑर्डिनरी कंडीशन, ऑर्डिनरी कंडीशन क्या बोलूंगा मैं, नो रिएक्शन, ठीक है। और अगर विगरस कंडीशन है, विगरस कंडीशन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और उसमें आप अगर हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करा रहे हो, तो बेटा इसका मैकेनिज्म होता है SN1 रिएक्शन। कैसा मैकेनिज्म होता है, देखो एक्चुअली में होता क्या है बेटा, समझो यहाँ, ये बेटा कार्बन है और ये क्लोरीन है, ठीक है। अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, और इसके पास भी है। जब बेटा NCl3 में अटैक कर दिया था तो इसमें तो कर देना चाहिए, लेकिन बेटा इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये चारों सिमेट्रिक हो गए अब, और ये एक पता चारों एक स्फीयर बना लेते हैं, एक स्फीयर बना लेते हैं, कैसा, एक इस तरीके का स्फीयर बना लेते हैं बेटा। और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के साथ साथ भी, अब देखो एक तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि नाउ कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव सफिशिएंटली, तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो एक तो क्या है बेटा, इन चारों क्लोरीन में तीन तीन ऑलरेडी लोन पेयर हैं, चलो आप वो बोलोगे सर वो तो नाइट्रोजन NCl3 में भी थे, तो क्या है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, दिस बॉन्ड इज पोलर, यहाँ नेगेटिव भी है। तो अब आप ऐसे सोचो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये स्फेरिकल हो गया, बोलो दिस इज स्फेरिकल ना। तो होता क्या है, वो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, एक तो इन पे लोन पेयर भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है, प्लस ये सिमेट्रिक भी है। और NCl3 में क्या था, Cl पे नेगेटिव चार्ज नहीं थे, सिर्फ लोन पेयर थे, और वो सिमेट्रिक भी नहीं था, तो ये एक्चुअली में अटैक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कंडीशन में नो रिएक्शन। जो जो टर्म होता है ना लो लाइंग डी ऑर्बिटल, ये लो लाइंग डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, उसमें लो लाइंग डी ऑर्बिटल होते हैं, ये लो लाइंग डी ऑर्बिटल नहीं होते। लो लाइंग डी ऑर्बिटल का मतलब होता है लो एनर्जी के डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी हाई हो गई है, क्यों, उन पे लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी। अब देखो जरा, अब अगर मान लो कोई पीछे पड़ जाए, नहीं भाई हमको तो हाइड्रोलिसिस कराना है, और मान लो बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर तो देखो हर एक बॉन्ड की कीमत है, फिर क्या होगा जब आप इसको बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस आने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, OH, OH आने के बाद ये OH इस क्लोरीन को निकाल देगा, तो आंसर आ जाता है बेटा उस केस में COCl3, और ये वोलेटाइल होता है तो ये उड़ने लगता है, फिर ये आगे रिएक्शन होता है। तो याद रखना CCl4 का विगरस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन होती है, SN1। ये पूछा मतलब हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है, मतलब देखो JEE एडवांस का कोई भरोसा नहीं है, एक दो क्वेश्चन ऐसे वो पूछ सकता है जो जेडली में दिए हुए हैं बट जिनका कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। तो CCl4 ऑर्डिनरी कंडीशन नो रिएक्शन, ये तो JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट JEE में ऐसा भी आ सकता है जब पेपर टफ होगा कि SN1 बोल देगा कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस हो रहा है COCl2 में, इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा, SN1 SN2 मिक्स्ड SN1 SN2 या नन ऑफ दिस। तो इसका जो पाथ होता है वो SN1 मैकेनिज्म होता है। बेटा ये बात समझ आ गई सबको। और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता है, बिकॉज यार एक्सट्रीमली हाई कंडीशन है, तो इसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होने की वजह से ये वेपोराइज हो जाता है और ये फर्दर आगे रिएक्शन नहीं करता है।
बेटे बात समझ आ गई? बोलो। हाँ यस सर। सर। इसके मैंने नोट्स भेजे थे, आपको याद है? इसके टाइप्ड नोट भेजे थे, मतलब हाँ सर। पीडीएफ भेजा था मैंने, जो कि कंप्यूटर रिटन था, हैंड रिटन नहीं था। वो देख लेना बहुत डिटेल में, जेडली का ही फोटोज थे वो। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हीटिंग के मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट 8 वीडियोस, एसिड बेस रिएक्शन 4 वीडियोस। नेक्स्ट देखो NF3, NF3 बेटा, NF3 में भी वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। ऑर्डिनरी कंडीशन में इसमें भी लो लाइन कोई ऑर्बिटल नहीं होता है, ऐसा ऑर्बिटल नहीं होता है जिसमें पानी इलेक्ट्रॉन डाल दे। तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे अगर रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस बोलोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसमें नो रिएक्शन। बट अगर विगरस कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है, तो फिर वही होता है, ये बॉन्ड टूटता है, और ये बॉन्ड टूटता है तो इसका भी पाथ क्या हो जाता है, SN1। और इसका पाथ अगर SN1 हो जाता है तो ये क्या बनेगा, NF2 प्लस प्लस F माइनस। फिर इसमें वाटर अटैक करता है, वाटर अटैक करेगा तो क्या आएगा, OH, F और F, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ OH, फिर ये OH इस F को निकाल देगा, फाइनली +3 है ना, तो HNO2 बनेगा। और HNO2 विगरस कंडीशन में उसका एनहाइड्राइड क्या होता है, N2O3। सो योर आंसर विल बी N2O3। यार 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड पे HNO2 थोड़ी आइसोलेट होगा, उसका एनहाइड्राइड होगा। इसमें देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट हो रहा है। फाइनली तीनों F निकल जा रहे हैं, CCl4 में COCl2 रुकता था। तो ये देखो आने के चांसेस कम है, बट ये पूछा जा सकता है कि NF3 का भाई नहीं होता है तो किस कंडीशन में हो सकता है, और अगर होगा तो मैकेनिज्म कौन सी होगी, और फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो ये SN1 वाला समझ आ गया आपको? बोलो। हाँ सर। अच्छा देखो बेटा, एक टाइप का हाइड्रोलिसिस और बाकी है। देखो जरा, देखो जो कार्बाइड होता है, मेटल कार्बाइड्स, मेटल कार्बाइड, और वो भी मैं कौन सा मेटल कार्बाइड बोल रहा हूँ, फर्स्ट ए, सेकंड ए और एल्यूमिनियम, ये जो होते हैं ये आयोनिक होते हैं। और अगर आयोनिक मेटल कार्बाइड में आप अगर वाटर डालते हो तो तीन तरीके की गैसें निकल सकती हैं, आइदर CH4, आइदर प्रोपाइन और एसिटिलीन। ये मालूम होगा आपको, ठीक है। अब सुनो, एक्चुअली में पता क्या होता है, देखो आपने ये रिएक्शन सुनी होगी, Al4C3 + H2O। तो ये देखो एल्यूमिनियम का कार्बाइड है, आयोनिक कार्बाइड है, आयोनिक कार्बाइड है तो गैस निकलेगा, क्लियर है? क्या होगा, अब देखो 4 एल्यूमिनियम है तो 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बताओ इसमें एक मोल में पॉजिटिव चार्ज कितना है, 12। तो 3 कार्बन में नेगेटिव कितना होगा, 12। तो ये क्या बनेगा, ये आइडियली बनना चाहिए C3H12, बट बेटा C3H12 होता नहीं है, दैट इज 3CH4। समझ गए? बोलो। ये आपने करा होगा रिएक्शन, आपने ये रिएक्शन भी करा होगा, CaC2 + कैल्शियम कार्बाइड, इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
बेटा इसके एक मोल में कितना प्लस है? 2। तो 2 कार्बन में कितना माइनस होगा? 2। तो 2 कार्बन में 2 माइनस मतलब 2H प्लस, तो क्या बन गया? C2H2। बेटा ये करा होगा ना आपने? नेक्स्ट Mg2C3। Mg2C3, अब बताओ 2 मैग्नीशियम है तो 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, प्लस अब इस पे नेगेटिव चार्ज कितना होगा? 2 मैग्नीशियम पे +4 है तो 3 कार्बन पे 4 माइनस, तो क्या होगा? C3H4। तो एक्चुअली में कार्बाइड 3 तरीके के होते हैं, ठीक है? 3 तरीके के कार्बाइड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक मोल में 2 कार्बन पे 2 नेगेटिव आए, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? C2H2, उसको बोलते हैं एसिटिलीन। और अगर 3 कार्बन पे 4 नेगेटिव आ रहा है तो C3H4। अगर पर कार्बन 4 नेगेटिव आ रहा है तो CH4। अब देखो इसमें गड़बड़ क्या होता है, कई बार वो कार्बाइड दे देता है बेटा इस तरीके का, बोल देता है SiC + H2O, क्या बनेगा? तो इसमें बेटा क्या होगा? नो CH4 फॉर्मेशन। इसमें CH4 मत बना के आ जाना, दिस इज कोवेलेंट कार्बाइड। मैंने क्या बोला था? इट शुड बी फर्स्ट ए, सेकंड ए और एल्यूमिनियम। कई बार बेटा आ जाता है Fe2C3 टाइप, है ना, आयरन का कार्बाइड आ जाए, तो वो सब इंटरसीशियल कार्बाइड्स होते हैं, उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो बड़े प्यार से 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक ये दे देगा, ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, और पूछेगा कि किस किस में CH4। तो देखो बनाने वाले तो ऐसे बनाते हैं यार, Si4 + C4- बनाने वाले तो बना देंगे। तो इसमें की पॉइंट क्या है? इसमें बेटा की पॉइंट ये है कि जो ये कार्बाइड है ये बनाएंगे तो ये गैसेस, बट उसके लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है? आयनिक कार्बाइड होना। और आयनिक कार्बाइड कब होंगे? जब फर्स्ट है, सेकंड है और एल्यूमिनियम होगा। क्लियर है बेटा ये बात? बोलो। यस सर। सर एक डाउट था, हाँ पूछो। SiC + H2O में SI फिर प्रोडक्ट क्या होगा? कुछ नहीं बनेगा बेटा। SiC इज तब हार्डेस्ट रिएक्शन ही नहीं होगी। मटेरियल। SiC इज हार्डेस्ट मटेरियल बेटा, जस्ट हाँ लाइक हाँ, डायमंड। ओके। इट इज अ कोवेलेंट जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर, है ना, इस तरीके से। समझ गए? हाँ सर। सर और फिर Fe2C3 में क्या होगा, या अगर वैसे होंगे तो? उसमें बेटा थोड़ी सी इंटरस्टीशियल रिएक्टिविटी हो कार्बाइड। सकती है। सुनो, उसमें थोड़ी सी रिएक्टिविटी होगी, ठीक है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, बट हाँ उसमें आई एम 100% श्योर कि ये गैसेस नहीं बनेंगे। ओके। ये गैसेस नहीं बनेंगे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब देखो, अगर मेटल नाइट्राइड है, अगर मेटल फॉस्फाइड है, और मेटल इस तरीके से देख लो, M3N, M3P, M3As, M3Sb, M3S, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, स्टेबनाइड, इनमें अगर आप वाटर डालोगे तो वोलेटाइल कंपाउंड निकलेंगे। और वोलेटाइल कंपाउंड कौन होते हैं? इसमें H2S, इसमें NH3, इसमें PH3, इसमें ASH3 और इसमें SbS3। बेटा ये समझ आ गया? तो अगर कोई आइड है, कोई आइड है अगर, जैसे कार्बाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, आर्सेनाइड, तो उसमें वोलेटाइल कंपाउंड निकलता है। कार्बन वाले में 3 तरीके की गैसें निकलती हैं और उसमें ये गैसेस निकलती हैं। तो समझ आ गया? बोलो। यस सर।